राधे राधे सभी को। आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में लगे होंगे। आज की हमारी ये क्लास जनरल स्टडीज़ की लेक्चर नंबर 4 रहने वाला है, जिसमें हम थोड़े और PYQs यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं और साथ साथ हर एक PYQ के साथ जिसमें पॉसिबल होगा उसमें मैं कुछ फैक्ट्स बताऊँगा जो कि आपके क्वेश्चंस में और भी पूछे गए हैं। तो हर एक फैक्ट जो मैं बताऊँगा वो इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आपके कंप्यूटर अनुदेशक के एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो बिना देरी करे आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा थीम है उस पर पहले आएंगे। तो थीम हमारा क्या है? यद भावो तद भवति, यानी कि जैसी धारणा वैसे आप, यू बिकम व्हाट यू बिलीव इन। ठीक है, तो ये हमारी थीम है और इसी थीम के साथ चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि रहने वाला है ये। अरेंज द फॉलोइंग चौहान रूलर्स chronologically and choose the correct answer using the code given below। पृथ्वीराज राय पिथौड़ा, पृथ्वीराज सेकंड, सोमेश्वर या विग्रहराज फोर्थ। तो आपको कालक्रम अनुसार जो है इन रूलर्स को लगाना है। तो देखो, अगर मैं चौहान शासकों यानी कि चौहान रूलर्स की बात करूं तो ये आपको देखने को मिलेंगे किस रीजन में? ये आपको इस रीजन में देखने को मिलेंगे। इस रीजन को हम बोलते थे क्या? सपाल दक्ष रीजन। सपाल दक्ष रीजन इसको बोलते थे। ठीक है, ये रीजन आपका बेसिकली राजस्थान, प्रेजेंट डे दिल्ली और हरियाणा वाला जो रीजन है, इस रीजन को हम उस टाइम पे सपाल दक्ष रीजन बोलते थे। तो इसके फाउंडर मतलब कि एक तो अर्ली चौहान्स हुए और एक फिर लेटर चौहान्स हुए। तो अर्ली चौहान्स के फाउंडर जो हैं वो माने जाते हैं वसुदेव। ठीक है, और वसुदेव इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जो आज के टाइम पे नागौर है, जिसे हम उस टाइम पे अहिछत्रपुर बोलते थे, उसके ये फाउंडर मान जाते थे। फाउंडर ऑफ अहिछत्रपुर, अहिछत्रपुर। ठीक है, ये चीज़ होगी। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट रूलर हुए वसुदेव के बाद वो हुए आपके विग्रहराज सेकंड। विग्रहराज सेकंड, इन्होंने भी अपने एम्पायर को थोड़ा सा एक्सपैंड किया। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आते हैं वो आपके अजय राज आते हैं, अजय राज सेकंड। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि इन्होंने फॉर्म की एक सिटी जिसको हम आज बोलते हैं अजमेर। ही फाउंडेड दी अजमेर सिटी। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनके नाम आपको याद रखने हैं, इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अजय राजपुर के बाद आपके आते हैं अमोघ राज या फिर अर्नोर राज। ठीक है, एक मिनट इसको काट लेते हैं। अनरोर राज। ठीक है, एक इनका नाम की प्रोनाउंसिएशन शायद मैं गलत कर रहा हूँ। उसके बाद आपके आते हैं विग्रहराज दी फोर्थ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये बताता हूँ। और इनका एक और सेकंड नाम था जिसको हम बोलते हैं विशाल देव। विशाल देव। तो कई लोग जो है जिनको विग्रहराज के बारे में नहीं पता, वो उनको विशाल देव के बारे में पता होगा। दोनों सेम ही हैं। विग्रहराज फोर्थ का ही नाम विशाल देव था। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन्होंने देखो उस टाइम पे जो ये रूल था, ये यहाँ पर रूल था तोमर डायनेस्टी का। तो तोमर डायनेस्टी जो थी उससे विग्रहराज फोर्थ ने दिल्ली को कैप्चर किया था। ही कैप्चर दिल्ली फ्रॉम तोमर डायनेस्टी। ठीक है, और इन्हीं के लिए एक पिलर इंस्क्रिप्शन है जिसको हम बोलते हैं शिवालिक पिलर, जो कहाँ पे? दिल्ली में ही है। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि शिवालिक पिलर जो है वो किससे संबंधित है, तो याद रखना विग्रहराज फोर्थ से है और कहाँ पे? दिल्ली में ही। ठीक है, विग्रहराज फोर्थ के बाद जो इंपॉर्टेंट आते हैं वो आपके आते हैं पृथ्वी सेकंड। ठीक है, अब आप बोलेंगे पृथ्वी वन कहाँ गए? तो जो मैं इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। पृथ्वी सेकंड के बाद आते हैं आपके सोमेश्वर, और सोमेश्वर के बाद आते हैं आपके इंपॉर्टेंट पृथ्वी दी थर्ड। पृथ्वी दी थर्ड के कई नाम थे, जैसे आप इनको पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जानते हैं,
ठीक है। और एक और नाम था जो क्वेश्चन में मेंशन है, पृथ्वी राय पिथौड़ा, ये भी इन्हीं का नाम है। ठीक है, ये तीनों जो हैं एक ही पर्सन है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये आपको पता है, हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इन्होंने 2 युद्ध लड़े तराइन के, तराइन 1 और तराइन 2। दोनों किससे लड़े, तो दोनों लड़े मोहम्मद गौरी से, ये आपको पता होना चाहिए। गौरी एक इन्वेडर था। पहले युद्ध में चौहान की जीत होती है, दूसरे युद्ध में क्या होता है, जो एक राजा हुए जयचंद, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के मतलब कि वो खिलाफ रहते थे। और क्यों रहते थे उसकी पूरी स्टोरी आपको पता है कि पृथ्वीराज चौहान की बेटी को भगा ले गए थे, फिर फलाना ये है, और शादी वादी कर ली थी। ये किस में, ये चीज़ इनकी स्टोरी किस में मेंशन है, वो मेंशन आपकी पृथ्वीराज रासों में ये किताब, ये चीज़ स्टोरी मेंशन है। और ये लिखी किसने थी, तो ये लिखी थी चंद बरदाई ने, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरे युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी का साथ देते हैं राजा जयचंद, और क्या बोलते हैं, पृथ्वीराज की हार होती है यहाँ पे, और पृथ्वीराज को फिर बाद में मार दिया जाता है ऐसा वैसा। फिर बाद में क्या बोलते हैं, मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद को भी हराया, ठीक है, और उनके भी एरिया पे कब्जा किया। ये बात की स्टोरी है। तो अब आते हैं क्रोनोलॉजी क्या थी। तो सबसे पहले आपके आएंगे विग्रह फोर्थ, ये पहले आएंगे, फिर आपके आएंगे पृथ्वी दी सेकंड, फिर सोमेश्वर आएंगे, और फिर लास्ट में आएंगे पृथ्वीराज पिथौड़ा। ठीक है, तो ये आपको बनेगा 4 2 3 1 4 2, इसको ये 4 2 3 1 ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको याद करना है, और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। और तराइन का युद्ध कब हुआ था, तो पहला युद्ध हुआ था 1191 में, और दूसरा हुआ था 1192 में। जयचंद के साथ कौन सा युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी का, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। लंगूरिया सॉन्ग इज द अट्रैक्शन ऑफ विच फेयर। तो लंगूरिया सॉन्ग गीत जो है वो किस मेले का आकर्षण है, ये आपसे पूछा गया है। कैला देवी फेयर, रामदेव जी फेयर, जीण माता का मेला, या फिर शीतला माता का मंदिर, शीतला माता का फेयर। तो शीतला माता के मंदिर के बारे में मैंने आपको बताया था। अच्छा, शीतला माता का जो मेला लगता है ये कहाँ लगता है, ये भी आपको बताना चाहिए। तो ये लगता है जयपुर में। ठीक है, और अगर लांगुरिया की बात करें तो ये जो गीत हैं ये रिलेटेड हैं आपके लॉर्ड हनुमान जी से, उनको रेफर किया जाता है। और कैला देवी ये कहाँ पर किस मेले का आकर्षण है, तो कैला देवी का मेले का ये आकर्षण है, जो कि कहाँ पे लगता है, करौली में लगता है। ठीक है, और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये कैला देवी के मंदिर की है, टेंपल की। ठीक है, ऐसे ही रामदेव जी का जो मेला है ये आपका लगता है कहाँ पर, जैसलमेर में। और रामदेव जी आपको पता है जो पंचपीर हुए हैं राजस्थान के, उनमें एक जो थे वो रामदेव जी थे। इनके मंदिर भी इंपॉर्टेंट है। रामदेव जी एक रामदेवरा टेम्पल है। ठीक है, ये कहाँ पे है और किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था 1931 में महाराजा गंगा सिंह ने। ये नाम आपको याद रखना है, महाराजा गंगा सिंह ऑफ बीकानेर, ये बनवाया था। अगर मैं थोड़ी यहाँ पे बात आप रामदेव जी के बारे में भी करना चाहूँगा, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है आपको याद करने। पहली चीज़ तो क्या है, पहली चीज़ जो इनके बारे में आपको बताना चाहिए कि इनको ये वन ऑफ द पंचपीर थे, पंचपीरों में से एक थे। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, यहाँ पे मेंशन है, नहीं मेंशन है, यहाँ इन्होंने इस्टेब्लिश किया था कमादिया पंथ को, कमादिया पंथ को इस्टेब्लिश किया था। और इन्हीं के लिए, इन्हीं को वर्शिप करने के लिए एक फोक डांस भी है जिसको हम बोलते हैं तेरह ताली। तेरह ताली पे क्वेश्चन बना है कि कहाँ का है ये आपका राजस्थान का है तेरह ताली। ठीक है, और इसको परफॉर्म करते हैं जो कमादिया पंथ की जो वुमेन्स हैं वो परफॉर्म करती हैं, तो और खासकर इनकी मूर्ति के सामने वो किया जाता है। ठीक है, ये चीज़। उसके अलावा इनका जन्म हुआ था क्या बोलते हैं,
शिव तहसील में, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। उंदू काश्मीर इनके गांव का नाम है। इनके पिताजी का नाम था अजमल जी, माता का नाम था मैना दे, बहन का नाम था सोनाबाई, ब्रदर का नाम था वीरम देव। और वीरम देव को क्या माना जाता है कि शेषनाग के या फिर बलराम के अवतार हैं, वहीं रामदेव जी को कृष्ण, लॉर्ड कृष्ण का अवतार माना जाता है। इनकी वाइफ का नाम था नेताल दे। ठीक है। इनका जो वाहन था, इसको हम लीला घोड़ा या फिर लीला घोड़ा रे रा आसवर इस नाम से जानते हैं। तो ये लीला घोड़ा आपको याद रखना है। वाहन जो है सबके याद रखने हैं, चाहे वो पाबू जी के हों, चाहे वो रामदेव जी के हों। ठीक है। इनके गुरु का नाम था बालीनाथ जी और उनका आश्रम था जोधपुर में, मसूरिया हिल्स में। उसके अलावा इनकी एक रचना है इनकी रचना नाम है 24 वाणियाँ। ये रचना है किसकी? रामदेव जी की। ये चीज़ आपको याद रखना है। और जैसे ही दयानंद सरस्वती ने शुद्धि मूवमेंट चलाया था कि जो लोग मतलब दूसरे धर्म में पहुंच गए थे उनको वापस लाने के लिए, वैसे ही रामदेव जी ने भी राजस्थान में शुद्धि मूवमेंट चलाया था। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको रामदेव जी के बारे में पता होनी चाहिए, खास करके मंदिर भी पता होनी चाहिए क्योंकि उनसे भी सवाल बनते हैं। ठीक है। ये होगी थोड़ी सी बात। और मंदिर की बात करें तो कुछ मंदिर यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनके मेन टेम्पल्स हैं रामदेव जी के। ठीक है। पहला है आपका मेन रामदेवरा का मंदिर जो कि रुनिचा पोखरा में है। ठीक है। छोटा रामदेवरा जो है वो कहाँ पे है? वो इट इज़ लोकेटेड आउटसाइड राजस्थान इन दी स्टेट ऑफ गुजरात में है। ठीक है। कुंदियास टेम्पल जो है वो अजमेर में है, जिसको मिनी रामदेवरा ऑफ राजस्थान या फिर सेकंड रामदेवरा भी कहा जाता है। हल्दीना टेम्पल जो है वो अलवर में है और यहीं पे जो है मेले भी लगते हैं, बहुत यूनिक है ये। ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मसूरिया हिल्स में आपको मैंने बता ही दिया, ये इनके गुरु की क्या बोलते हैं, वो है क्या बोलते हैं, झोपड़ी है। ठीक है। और स्थान भी इनके गुरुदेव का वहीं पे है। और फिर सुरता खेड़ा और विरातिया में भी इनके मंदिर हैं। तो ये कुछ आपको याद रखने हैं टेम्पल्स ऑफ सभी के टेम्पल्स इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। खास करके जो ये शीतला माता का मंदिर है या फिर शिखर में जो खाटू श्याम है, ये सब आपको याद रखना है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछता है कि आसिर खान, रुकनुद्दीन, चंदूलाल बिलोंग्स टू विच स्टाइल ऑफ पेंटिंग? उनियारा स्टाइल, बीकानेर स्टाइल, बूंदी स्टाइल या धूंधार स्टाइल? तो आसिर खान, रुकनुद्दीन और चंदूलाल जो हैं वो संबंधित हैं आपके बीकानेर स्टाइल से। ये नाम आपको याद रखने। ठीक है। वैसे ही उनियारा स्टाइल के भी आपको कंपोनेंट्स पता होने चाहिए, जैसे कि इससे रिलेटेड है आपके मीर बख्श, काशीराम इसी से हैं, धीमा और बागता। ये कुछ नाम आपको याद रखने हैं। बूंदी शैली की बात करें, बूंदी स्टाइल की बात करें तो इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये उनके थीम्स के ऊपर बनते हैं। कुछ थीम्स हैं जिन पर क्वेश्चन बनते हैं जो बूंदी शैली से रिलेटेड है, वो आपको याद रखना है। जैसे कि रागमाला थीम्स होगी आपकी। ठीक है। 12 मास ये थीम हो गई, कृष्णा लीला और ये थीम हो गई। ये 3 थीम से क्वेश्चन बनते हैं। अगर पूछ लेगा कि रागमाला जो है वो किससे एसोसिएटेड है तो याद रखना बूंदी शैली से एसोसिएटेड है। और लोगों की बात करूँ अगर मैं, तो इससे आपको ये नाम याद रखने हैं। सुरजन, जिनको हम रामलाल के नाम से जानते हैं, अहमद अली, दोनिया और साधुराम। ये 4 नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है। बच गया धुंधार स्टाइल, तो उससे आपको नाम याद रखना है साहिब राम का, गोपाल हो जाएंगे, मोहम्मद शाह हो जाएंगे, हुकुम चंद हो जाएंगे और शालिग्राम एंड रामजी दास हो जाएंगे। शालिग्राम एंड रामजी दास। ये आपको कंपोनेंट सबके याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है।
आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हु रोट बुद्धि विलास? बुद्धि विलास के जो लेखक हैं वो कौन है? भक्तराम, बालमुकुंद, बालचंद या बुद्धि प्रकाश? तो ये आपकी बुद्धि विलास है। ये राजस्थान की बहुत ही प्रसिद्ध बुक है। ठीक है, इस कब लिखा गया था? तो ये याद रखना 1770 एडी में लिखा गया है। और ये किस सिटी के बारे में बताती है? किस सिटी के हिस्टोरिकल इंसाइट्स के बारे में बताती है? तो ये याद रखना आपको, ये बताती है जयपुर के बारे में। ठीक है, और इसको लिखा था भक्तराम ने। किसने? भक्तराम ने, ये याद रखना। ठीक है, ऐसे ही अच्छा ये मतलब लिटरेचर में आता ही है जो लेख है। वैसे ही आपको, जो अभी मैंने रिसेंटली पेपर देखा था, शायद एलडीसी का देखा था, किसमें उसमें लिटरेचर से क्वेश्चन बना था कि लिटरेचर का जो है सबसे हाईएस्ट अवार्ड जो राजस्थान साहित्य अकेडमी देती है वो कौन सा है? तो हाईएस्ट अवार्ड इन लिटरेचर बाय राजस्थान साहित्य अकेडमी। तो याद रखना है कौन सा अवार्ड है। इसको हम बोलते हैं मीरा पुरस्कार। मीरा पुरस्कार। ठीक है, अब बात कर लेते हैं राजस्थान से रिलेटेड और भी लेख की। ठीक है, जो आपको याद करने हैं। तो जैसे कि आपके मुनव्वर कलम है जो शिवदास ने लिखी है। तजज़ुर मसीर है जिसको हसन निज़ामी ने लिखा है। तबाकत नसीरी लिखा है मिनाजुर सिराज ने। इस लेख में आपकी बात कर रखी है जो मुग़ल सल्तनत की एकमात्र फीमेल रूलर थी, रज़िया सुल्तान की। उनके बारे में बताया गया है और उन्होंने बताया है कि किस तरह से जो रज़िया सुल्तान है वो अपने भाइयों से ज़्यादा एबल रूलर थी। ठीक है, उसके बाद खज़ेनुल फुतूह लिखा है आमिर खुसरो ने, जिनको हम कव्वाली का फाउंडर मानते हैं। फाउंडर ऑफ कव्वाली। कव्वाली इन्होंने ही शुरू करी थी। और तबले के भी ये फाउंडर, तबला का भी ये फाउंडर माने जाते हैं। ठीक है, आपको पता है क्या बोलते हैं, तो इनको पैरट ऑफ इंडिया का टाइटल दिया था किसने? औरंगज़ेब ने, है ना। अकबरनामा लिखी है अबुल फजल ने, जो अकबर की ऑटोबायोग्राफी है या बायोग्राफी है, सॉरी। और ये 3 पार्ट में है। इसके 3 पार्ट हैं। सबसे लास्ट वाले पार्ट का नाम क्या है? ऐन अकबरी। ठीक है, और मुंतखाब उत तवारिक जो है बदौनी ने लिखी है। ठीक है, सम्रादित्य कथा जो है वो आचार्य हरिभद्र सूरी ने लिखी है। प्रबंध चिंतामणि जो है आचार्य मेरुतुंगा ने लिखी है। आमर रासो जो है वो जीवधर ने लिखी है ना। और ये किसके बारे में है? तो ये महाराणा प्रताप और अमर सिंह के बारे में है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और फिर ये है अचलदास खिचीरे वचनिका जो है शिवदास गदान ने लिखी है। ढोला मारू री बात कुशल चांद ने लिखी है। राज विनोद जो है सदाशिव भट्ट ने लिखी है। और बुद्धि विलास जो है बख्त शाह ने लिखी है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आखिरी की जो 5 हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, इनसे सवाल बनते हैं राजस्थान पेपर्स में। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है, ये फिजिक्स से है, विच इज़ नॉट करेक्टली मैच। कौन सा जो है निम्नलिखित में से करेक्टली मैच नहीं है? ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन ने दी है, तो बिल्कुल सही है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है न्यूटन ने दिया है, आप ये बिल्कुल सही है। आपको पता है न्यूटन ने 3 लॉस ऑफ ग्रेविटेशन दिए हैं। टेलीस्कोप जो है मार्कोनी ने बनाया था, नहीं। टेलीस्कोप का इन्वेंशन किसने किया था? वो किया था गैलीलियो गैलीली ने। ठीक है, तो यही ऑप्शन जो है गलत है। और गैलीलियो गैलीली ने एक और इन्वेंशन किया था जिसको हम बोलते हैं थर्मोमीटर। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। डायनामाइट जो है एल्फ्रेड नोबल ने आविष्कार किया था, बिल्कुल सही है। तो मार्कोनी ने क्या आविष्कार किया था? तो मार्कोनी ने आविष्कार किया था रेडियो का। ठीक है, इसके अलावा कुछ और आपको पता होना चाहिए, जैसे कि स्टीम इंजन जो है वो किसने आविष्कार किया था? लेज़र किसने किया था? एक्सरे किसने किया था? ये पूछे गए सवाल है। तो स्टीम इंजन आपको याद रखना जेम्स वॉट ने, जिनके नाम पे जो है पावर की यूनिट है। अच्छा, आपको आप मुझे बताएंगे एक क्या बोलते हैं हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? ठीक है, लेज़र का इन्वेंशन जो है थियोडर मैमन ने किया था। थियोडर
मैमन। एक्सरे का इन्वेंशन WC रॉन्टजन ने किया था। ठीक है, ऐसे ही आपको केमिस्ट्री की भी पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इन्वेंशन किसने किया था, पोजिस्ट्रॉन का इन्वेंशन किसने किया था। तो हम इसको याद रखते हैं ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन, जे थॉमसन। ठीक है, पी से प्रोटॉन, आर से रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ठीक है, एन से न्यूट्रॉन और CH से चैडविक, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का इन्वेंशन किया था। ऐसे ही आप मुझे बताएंगे पोजिस्ट्रॉन का इन्वेंशन किसने किया था। ठीक है, बायो में अगर मैं बताऊं तो बायो में बेसिक आप याद कर लो कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी। ठीक है, और सेल भी आपको पता है दो, पहले डेड सेल की इन्वेंशन हुआ था, फिर लिविंग का हुआ था। डेड सेल का इन्वेंशन कॉर्क में हुआ था। कॉर्क में पहले आप बोतल ऐसे आती थी ना, पहले ऐसे बोतल आती थी और यहाँ पे ढक्कन लगा था, वो लकड़ी का ढक्कन लगा था, इसको कॉर्क बोलते हैं। तो इसी में इन्वेंशन किया था डेड सेल की, किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, लिविंग सेल का इन्वेंशन जो है वो पॉन्ड वाटर में किया था। किसने किया था, एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने, एंटोनी वॉन लीवनहॉक। ठीक है, ऐसे डीएनए का पता होना चाहिए, डीएनए का स्ट्रक्चर किसने दिया था। सेल थ्योरी किसने दी थी, ये भी पता होना चाहिए। सेल थ्योरी से आपको दो नाम याद होने चाहिए, कौन से, शिल्डन एंड स्वान का, शेल्डन एंड स्वान का स्पेलिंग देख लेना एक बार। डीएनए का स्ट्रक्चर किसने दिया था, तो वो उससे आपका नाम याद होना चाहिए, वॉटसन एंड क्रिक का। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ही चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आएंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिलेटेड टू पी सत्यनारायण राव कमेटी। तो पी सत्यनारायण राव कमेटी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। दिस कमेटी रिकमेंडेड द हेडक्वार्टर ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट टू बी इन उदयपुर। दिस कमेटी रिकमेंडेड द हाई कोर्ट टू बी इन जोधपुर। दिस कमेटी रिकमेंडेड जयपुर टू बी द कैपिटल ऑफ राजस्थान। और दिस कमेटी रिकमेंडेड द हेडक्वार्टर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन टू बी इन अजमेर। तो देखो, PSC जो है वो अजमेर में होना चाहिए, ये बात तो सच है कि इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। ठीक है, और इन्होंने ये भी रिकमेंडेशन दी थी कि क्या बोलते हैं, जयपुर जो है वो राजस्थान की कैपिटल होनी चाहिए, तो ये बात भी सही है। दिस कमेटी रिकमेंडेड द हाई कोर्ट टू बी इन जोधपुर, जोधपुर में हाई कोर्ट होना चाहिए, ये बात भी इन्होंने रिकमेंड की थी, तो ये कथन भी सही है। तो द आंसर जो गलत होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। क्यों, क्योंकि हेडक्वार्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिपार्टमेंट की जो बात कही गई थी वो कही गई थी भरतपुर में, ना कि उदयपुर में। कहाँ पे, भरतपुर में। उदयपुर में जो है वो आपका कौन सा है, वो आपका है माइनिंग एंड एक्सरसाइज डिपार्टमेंट, माइनिंग एंड एक्सरसाइज डिपार्टमेंट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो कौन सा गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे आते हैं। जिप्सी फेरस सॉइल इज फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो जिप्सी फेरस यानी कि जिप्सम प्लस फेरस, यानी कि जिप्सम प्लस फेरस। तो जिप्सम आपको पता है वो कहाँ यूज़ होता है, तो सीमेंट की फैक्ट्री वगैरह में जो चीज़ें यूज़ होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो यूज़ होता है वो क्या है, जिप्सम ही है। ठीक है, और फेरस का मतलब क्या है, फेरस का मतलब आपका आयरन। ठीक है, तो आयरन सॉइल यानी कि रेड सॉइल और जिप्सम सॉइल ये जो है ये कहाँ, किस इलाके में पाया जाता है, करौली में, बीकानेर में, डूंगरपुर में या फिर कोटा में। तो इस चीज़ को जानने से पहले हमें क्लासिफिकेशन पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, क्लासिफिकेशन आपकी दो तरह की है, एक है ओल्ड क्लासिफिकेशन है, एक है न्यू क्लासिफिकेशन। मैं आपको दोनों बताता हूँ। ये है आपकी ओल्ड क्लासिफिकेशन। ओल्ड क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो सॉइल है वो 8 प्रकार की है, जिसको हम बोलते हैं डेजर्ट सॉइल, डून सॉइल, ब्राउन सॉइल, सीरोजिम्स, रेड लूम्स और लिथोसोल्स और सलाइन सॉडिक या फिर एलुवियल ब्लैक सॉइल। एलुवियल ब्लैक सॉइल आपको पता है जिसको हम रेगुर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये ड्राई होती है तो इसमें क्रैक्स आ जाते हैं
और जब वेट होती है तो ये चिपचिपी हो जाती है। तो ये चिपचिपी क्या बोलते हैं, चिपचिपी लिख लो आप, चिपचिपी हो जाती है। ठीक है, ये इसकी खासियत है। और ये किसके कल्टीवेशन के लिए फ़ायदेमंद है, ये कॉटन के कल्टीवेशन के लिए। कॉटन को कितने दिन की ज़रूरत होती है, तो 210 फॉस्ट फ्री डेज़ की ज़रूरत होती है। ये चीज़ आपको बतानी चाहिए। कहाँ पाई जाती है, तो श्री गंगानगर, कोटा, बूंदी और ब्रान जो इलाका है वहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, सेलाइन सॉल्ट की मैं बात करूँ तो ये जो है सॉल्ट सेलाइन होती है, मतलब कि नमक इसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये आपको सांबर झील या फिर सांबर, डिडवाना, पंचपद्र और घग्गर फ्लड प्लेन्स, यानी कि जो इलाके जो हैं जहाँ पे लेक्स वगैरह हैं वहाँ पे देखने को मिलेगी। लिथोसोल्स जो है वो अरावली के फुट हिल्स पे देखने को मिलती हैं। और डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो उदयपुर, अजमेर और सिरोही पाली। ये रेड और येलोइश दोनों होती है। मतलब एक तो पहली चीज़ तो दो चीज़ है, देखो जो पत्थर के एकदम, ये समझो जो जैसे पहाड़ है, पहाड़ के फुट हिल्स पे जो सॉइल मिलेगी, एक तो वो पथरीली होगी, है ना। और दूसरी इसकी खास बात क्या है, ये रेड और येलो होती है। अब रेड और येलो का मतलब क्या है कि इसमें आयरन कंटेंट तो है, पर इवापोरेशन की वजह से जो है वो आयरन कंटेंट जो है वो उड़ गया है, इसलिए सॉइल जो है वो येलो हो गई है। तो ये वहाँ पे देखने को मिलेगी, तो आपको समझ आ जाएगा। रेड लोम्स जो है आपको पता है कि जो सॉइल जो है फेरस यानी कि आयरन कंटेंट में बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं रिच मानी जाती है, वो आपकी रेड दिखती है। तो ये आपको दिखेगा डूंगारपुर में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में और चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, सिरोजिम जो है यहाँ पे आपको येलो सॉइल्स, जो येलो सॉइल होती है, जो सैंडी सॉइल होती है, ये आपको देखने को मिलेगी। सैंडी सॉइल ये आपको दिखेगी पाली, नागौर, अजमेर, जयपुर और दौसा में। ब्राउन सॉइल जो है ये आपकी देखने को मिलेगी टोंक में, बूंदी, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और उदयपुर में। दून सॉइल जो है ये लोमी होती है और बहुत फाइन होती है, बहुत बारीक होती है। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगी बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर में। वहीं डेजर्ट सॉइल जो है ये आपको पता है कहाँ, नागौर, जोधपुर, जालौर, बाड़मेर, चूरू और शिखर में देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आपके क्लासिफिकेशन है पुराने के हिसाब से। अगर नई की बात करें तो नई में जो क्लासिफिकेशन आते हैं वो उसमें सॉइल को 5 कैटेगरी में बांटा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं आर्डिसोल्स, एल्फीसोल्स, एंटीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स और वर्टिसोल्स। वर्टिसोल्स यानी कि आपकी जो ब्लैक सॉइल है जिसको हम रेगुर बोलते हैं, है ना, ब्लैक सॉइल, उसी को हम वर्टिसोल्स बोलते हैं। ये आपको देखने को मिलेगी जलावर, बूंदी, सवाई माधोपुर, भरतपुर में। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये खासियत है कि जो काली मिट्टी होती है वो ज़्यादा ड्राई होने पे उसमें क्रैक्स आ जाते हैं और ज़्यादा बारिश होने पे वो स्टिकी हो जाती है। ठीक है, इंसेप्टिसोल्स आपकी जो रेडिश कलर की जो सॉइल होती है उसको हम बोलते हैं रेडिश ब्राउन, रेडिश येलो, जो रेड और येलो दोनों होती है उसको हम बोलते हैं इंसेप्टिसोल्स। आपको कहाँ देखने को मिलेगी, अरावली फुट हिल्स पे, सिरोही पे, पाली पे, उदयपुर और भीलवाड़ा पे। ठीक है, एंटीसोल्स जो हैं वो आपके वेस्टर्न हाफ में, एंटायर वेस्टर्न हाफ में वहाँ पे देखने को मिलेंगे, फ्लड प्लेन्स वाले इलाके में। ठीक है, एल्फीसोल्स जो है वो आपके रेडिश ब्राउन होती है, जयपुर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, कोटा और जलावर में देखने को मिलेगी। ठीक है, और आर्डिसोल्स आपके अलवर, जयपुर और अजमेर में देखने को मिलेंगे। ये मिनरल सॉइल होती है, ड्राई मिनरल सॉइल होती है। ठीक है, जहाँ पे आपको सोडियम और कार्बोनेट्स का इस मिट्टी में मिश्रण देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि जिप्सम फेरस सॉइल आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो ये आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे, बीकानेर में। ठीक है, अच्छा जो यहाँ पर डूंगारपुर आप देख रहे हैं, डूंगारपुर में एक चीज़ बहुत फेमस है। अच्छा कौन सी, मतलब वो श्राइन है एक तरह से, किसकी श्राइन है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो आपकी दाऊदी बोहरा मुस्लिम कम्युनिटी है, उनकी एक श्राइन है, मतलब राजस्थान में बहुत फेमस है। ठीक है, वो आपको डूंगारपुर में देखने को मिलेगी। तो कौन सी श्राइन है, तो नाम याद रखना है, मज़ार-ए फ़ाकरी, मज़ारी फ़ाकरी। ये श्राइन जो है आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे, डूंगारपुर में, और ये बहुत फेमस है। ठीक है, तो ये चीज़ अभी आपको याद रखनी है। आगे आते हैं, इन दी यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2021, ये तो पुराना है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसमें राजस्थान की किस डिस्ट्रिक्ट की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस थी, तो याद रखना झुंझुनू की थी।
अभी करंट अफेयर में जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक एक इंडेक्स निकालता है जिसको हम बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। मतलब कितनी आसानी से जो है आप कहाँ पर बिजनेस इजीली सेटअप कर सकते हैं, ये इंडेक्स निकालता है वर्ल्ड बैंक। इसमें आपको बताना है कि राजस्थान की क्या रैंक है। तो याद रखना कि वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स में राजस्थान की 8th रैंक है ओवरऑल, ठीक है। और आपको पता है राजस्थान ने स्टार्टअप के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म तैयार किया था? राजस्थान ने स्टार्टअप के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया था कि आप मतलब कि वहाँ पे लॉगिन वगैरह कर सकते हैं। तो दैट इज़ आई स्टार्ट प्लेटफॉर्म। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मतलब राजस्थान के जो पोर्टल्स हैं, जैसे दिव्यांग के लिए उन्होंने पोर्टल्स बनाया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट और उसकी ब्रांच जो है इनकरेक्टली पेयर कर रखी है। अलाकिया सेक्ट जो है वो जोधपुर में है, बिलादा उसकी बेंच है, पीठ है। जो लालदासी सेक्ट जो है वो उसकी जो पीठ है वो धौली दूब है। निरंजनी सेक्ट की गाड़ा गाँव है। और गुदार सेक्ट की जो है दांतड़ा क्या बोलते हैं पीठ है। तो गुदार सेक्ट की दांतरा है, ये बिल्कुल सही है। निरंजनी की गाड़ा है। धौली दूब जो है वो लालदासी की है। बिलादा जो है वो अलाकिया की नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद नहीं है। अलाकिया सेक्ट जो है वो आपका बीकानेर से रिलेटेड है, ना कि जोधपुर से। और इसके फाउंडर कौन है ये भी आपको पता चाहिए। इनके फाउंडर का नाम है स्वामी लालगिरी। स्वामी लालगिरी जो है वो फाउंडर हैं आपके अलाकिया सेक्ट के। अलाकिया सेक्ट के आपके सारे फाउंडर आपको याद होने चाहिए। अच्छा, ये जो बिलादा है इससे आपको कुछ याद आ रहा है? तो इससे आपको याद आना चाहिए आई माता। आई माता जो हैं, जो फेमस हैं राजस्थान में, वो कहाँ से बिलोंग, वो कहाँ से मतलब कि रिलेटेड हैं? वो बिलादा जोधपुर से रिलेटेड है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा सेक्ट आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा सेक्ट के जो है कौन से फाउंडर हैं। एटलीस्ट फाउंडर तो पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट तैयार की रखी है जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे खुंदा पंथ जो है उनके फाउंडर हैं मल्लीनाथ जी। कमादिया पंथ के मैंने अभी बताया रामदेव जी महाराज हैं। शुद्धि मूवमेंट भी इन्होंने चलाया था। जसनाथी सेक्ट जिसके 36 रूल हैं उसके जसनाथ जी हैं, नाम से समझ में आ रहा है। बिश्नोई सेक्ट के जो हैं जम्बोजी महाराज हैं, ठीक है। राम स्नेही सेक्ट जो है उनके संत रामचरण जी हैं। और राम स्नेही सेक्ट अब मैम की 3 ब्रांचेस हैं, ये आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। दादू पंथ के जो हैं वो दादू दयाल सिंह हैं। ये कुछ आपको पता होना चाहिए राजस्थान से रिलेटेड, जिनके बारे में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब आते हैं आगे। ये आपका केमिस्ट्री का सवाल है। न्यूप्रीन रबड़ इज अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, क्लोरोप्रीन, मोनोप्रीन और पॉलीप्रीन। तो देखो जिन्होंने मतलब आप देखो केमिस्ट्री थोड़ी सी यहाँ पे जो है टफ है क्योंकि उसका साइंटिफिक नेम पूछा है। तो न्यूप्रीन रबड़ को जो है उसका जो वो किसका पॉलीमर है? तो वो क्लोरोप्रीन का है। और उसको हम लिखते कैसे हैं? उसको हम लिखते हैं 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडीन, 1,3 ब्यूटाडीन, ऐसे हम लिखते हैं। तो जिनको नहीं पता है वो ये क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, क्योंकि मतलब अगर आता है तो सही है, नहीं आता तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। आगे आते हैं। द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस प्लैनेट इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो वीनस प्लैनेट जो है वो क्या बोलते हैं घने सफ़ेद और पीले बादलों से मिलकर बना है। जो बादल जो हैं वो किसके होते हैं? वो होते हैं आपके सल्फ्यूरिक एसिड से बने हुए, H2SO4 से बने हुए वो बादल होते हैं जिनसे वीनस प्लैनेट जो है वो बना हुआ है, घिरा हुआ है। वीनस प्लैनेट आपको पता है इसको हम लूसीफर के नाम से भी जानते हैं, लूसीफर भी बोलते हैं। ये तीसरा प्लैनेट है, क्या बोलते हैं, दूसरा प्लैनेट है, ठीक है। सबसे हॉटेस्ट है, ठीक है। और सबसे ब्राइटेस्ट भी यही है। और ब्राइटेस्ट है इसलिए हम इसको मॉर्निंग स्टार और या फिर इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं, इवनिंग स्टार या फिर मॉर्निंग स्टार। और इसका एक और नाम है, इसको हम अर्थ की जुड़वा या फिर अर्थ ट्विन सिस्टर के नाम से भी जानते हैं, अर्थ ट्विन के नाम से भी जानते हैं। इसकी कोई सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। जो
सन के पास जितने पास हैं उनकी लगभग कोई सैटेलाइट नहीं है। अर्थ की एक है, उसको हम मून बोलते हैं, हम चांद बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत ये है कि ये क्लॉकवाइज रोटेट करता है, इट रोटेट क्लॉकवाइज। आपके जितने भी प्लैनेट्स हैं उसमें सिर्फ 2 ही ऐसे प्लैनेट हैं जो क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं, एक तो वीनस और दूसरा यूरेनस, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसका सबसे ज़्यादा रोटेशन टाइम है, लार्जेस्ट रोटेशन टाइम जो है वो भी वीनस का है। कितना है तो याद रखना 243 डेज का है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें आपको वीनस के बारे में पता होनी चाहिए, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। आगे आते हैं। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार इन फरवरी 2022। तो ये भी उस टाइम का करंट अफेयर का सवाल है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर है विजय शर्मा। विजय शर्मा के साथ साथ एक और इंसान को मिला था, उनका नाम याद रखना है प्रकाश सहदेव, प्रकाश सहदेव। और याद रखना ये दोनों जो हैं वो आपके फोक आर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ऐसे ही एक फोक ड्रामा है जिसके बारे में रिसेंटली सवाल बना है, वो है कि क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं मेरू नृत्य। मेरू नृत्य ये कौन सी ट्राइब परफॉर्म करती है ये आपको पता होना चाहिए। और इसका दूसरा नाम क्या है ये भी पता होना चाहिए। तो याद रखना, जो भारत की सबसे बड़ी ट्राइब है जिसको हम बोलते हैं भील ट्राइब, जो राजस्थान की भी सबसे बड़ी है, वो परफॉर्म करती है मेरू नृत्य, जिसको हम बोलते हैं गावड़ी डांस। क्या बोलते हैं, गावड़ी डांस भी बोलते हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, इस पर सवाल बना है, ठीक है। आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड विथ घटियाल इंस्क्रिप्शन इज फॉल्स। फॉल्स पूछा है कि घटियाल से इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड कौन सा कथन जो है वो गलत है, ठीक है। द इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल टू मंडोर बाय नागभट्ट। तो पहला कथन ही सही है। पहली बात तो इस घटियाल इंस्क्रिप्शन में ट्रांसफर ऑफ कैपिटल की बात नहीं की गई। दूसरी बात, नागभट्ट जो है वो गुर्जर प्रतिहार के फाउंडर हैं, लेकिन ये इंस्क्रिप्शन उनसे रिलेटेड नहीं है। ये प्रतिहार के एक राजा हुए जिनका नाम है कक्कूका, ये उनसे रिलेटेड है। तो पहला ही स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दिस इंस्क्रिप्शन इज अ सेट ऑफ 4 इंस्क्रिप्शन राइटिंग, बिल्कुल सही है। इन दिस इंस्क्रिप्शन देयर इज मेंशन ऑफ माघ कास्ट ब्राह्मण। तो जो मग कास्ट के ब्राह्मण है उनका जिक्र है, ये बात बिल्कुल सही है। इन दिस इंस्क्रिप्शन देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रतिहार रूलर हर्षचंद एंड हिज डिसेंडेंट। तो हर्षचंद और उसके डिसेंडेंट्स वंशजों के बारे में विवरण है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका घटियाल इंस्क्रिप्शन है। ये पूरा एरिया जो है घटियाल इंस्क्रिप्शन है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से पिलर जो हैं ये बने हुए हैं, दिस, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आते हैं मैच दी फॉलोइंग कोइपन क्लाइमेट रीजन और डिस्ट्रिक्ट। तो इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जो क्लाइमेट से रिलेटेड आपके 2 ही क्या बोलते हैं क्लासिफिकेशन है, एक कोइपन का, एक क्या बोलते हैं थॉर्नवेथ का। दोनों के बारे में मैंने अच्छे से चर्चा कर रखी है। अगर मैं बात करूं कोइपन क्लासिफिकेशन की, राजस्थान में इनके 4 क्लासिफिकेशन है। A फॉर ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल ह्यूमिड कहाँ पर देखने को मिलता है आपको, डूंगारपुर और बांसवाड़ा में। B SHW, S से समर ड्राई, W से विंटर ड्राई, मतलब दोनों ड्राई रहती हैं। और B से सेमी एरिड। तो सेमी एरिड स्टेपी जो है वो आपको बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, चूरू, शिखर और झुंझुनू देखने को मिलता है, ठीक है। BWHW यानी कि हॉट एरिड डेजर्ट जो है वो आपका कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट का जोधपुर, जैसलमेर, वेस्टर्न बीकानेर और वेस्टर्न गंगानगर। तो ये इलाका जो है इस तरह से आपका कुछ नक्शा है राजस्थान का। तो ये इलाका जो है ये आपका आ जाता है किसमें, BWHW में, हॉट एरिड डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। C यानी कि मानसून, ठीक है। मानसून आप CWG यानी कि मानसून टेम्परेट जो है वो आपको कौन सा इलाका है, टेम्परेट जो इलाका है वो आपका साउथ ईस्ट का अरावली है, ठीक है। ऐसे ही थॉर्नवेट ने भी राजस्थान को 4 में क्लासीफाई कर रखा है, CAW, DAW, DBW और EAW। CAW का मतलब है वेट समर ड्राई विंटर, यानी कि समर में बारिश लेकिन जो सर्दी है वो सूखी। तो ये आपको देखने को मिलेगा साउथ ईस्ट उदयपुर में, बांसवाड़ा में, डूंगारपुर में, कोटा में, जलावर में। DAW यानी कि सेमी एरिड, ये आपको सिरोही, पाली, अजमेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर और अलवर में देखने को मिलेगा।
ड्राई विंटर जो है आपको गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर में देखने को मिलेगा। और ट्रॉपिकल डेजर्ट जो मरुस्थलीय इलाके हैं जैसे कि बाड़मेर, जैसलमेर और वेस्टर्न जोधपुर, वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अब आते हैं क्लासिफिकेशन पे। तो AW यानी कि जो ट्रॉपिकल इलाका है वो कौन सा है आपका, तो ये आपका बांसवाड़ा है, ठीक है। BSHW यानी कि ये कौन सा इलाका है, ये आपका शिखर है। BWHW जो है वो आपका कौन सा है, वो आपका गंगानगर है। और टेम्परेट कौन सा है, CWG कौन सा है, वो आपका धौलपुर है। तो ये हो जाए A1B4 दो ऑप्शन है, और C सेकंड यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सेकंड आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्लाइमेट से क्वेश्चन बने हैं, सिर्फ ये 8 चीज़ें आपको याद करनी है, इसके अलावा बाहर नहीं आता है क्वेश्चन। या तो थॉर्नवेट पूछेगा या तो कोयपन पूछेगा, ठीक है। और ये इस पे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। आगे आते हैं। इन 1923 विच न्यूज़पेपर डिड राजस्थान सेवा संघ पब्लिश फ्रॉम अजमेर। तो 1923 में अजमेर से प्रकाशित राजस्थान सेवा संघ के समाचार पत्र का क्या नाम था? तरुण राजस्थान, त्यागभूमि, नवज्योति या यंग राजस्थान। तो आपको पता है एक्चुअल में एक न्यूज़पेपर हुआ जिसको हम बोलते हैं नवीन राजस्थान, ठीक है। ये राजस्थान नवीन राजस्थान जो न्यूज़पेपर था राजस्थान सेवा संघ के द्वारा ये पब्लिश किया गया था, पर इस पे लग गई थी रेस्ट्रिक्शन, इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। तो अब राजस्थान सेवा संघ ने क्या दिमाग लगाया, उन्होंने क्या कर दिया, इस नवीन राजस्थान को रीनेम कर दिया और रीनेम करके इसका नया नाम रखा तरुण राजस्थान, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। आगे आते हैं। मैच द फॉलोइंग करनी है हमें। संगीत नाटक अकेडमी, अरेबिक पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, रविंद्र मंच या फिर भारतीय लोक कला मंडल। कहाँ कहाँ ये आपको देखने को मिलेगा, इनका कहाँ कहाँ स्थान है, प्लेस कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी जो है वो कब बनी थी ये बताना चाहिए, तो 1957 में, ठीक है। और कहाँ इसका क्या बोलते कहाँ बनी थी, तो ये आपका जोधपुर में बनी थी, ठीक है। अरेबिक पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है 1978 में बना था। कहाँ बना था, टोंक में बना था। और ये किसके लिए फेमस है, ये इसलिए फेमस है, नाम से समझो, अरेबिक पर्शियन, जो अरेबिक और पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट है ये उसको संभाल के रखता है, ठीक, प्रिजर्व करके रखता है, ठीक है। रविंद्र मंच की बात करें तो रविंद्र मंच जो है आपका जयपुर में है। और भारतीय लोक कला मंडल ये आपका है उदयपुर में। और इसके फाउंडर कौन माने जाते हैं, इसके फाउंडर हैं आपके देवीलाल समर। देवीलाल समर कब बना था, तो 1952 में बना था, ये याद रखना है। और देवीलाल समर आपके बहुत इंपॉर्टेंट फिगर हैं राजस्थान पर्सपेक्टिव से। क्यों, क्योंकि आपने वो कठपुतली वाला डांस देखा है, कठपुतली वाला जो एक्ट है उस कला के जो निपुण हैं वो हैं देवीलाल समर, कठपुतली आर्ट। और इसी वजह से इनको जो है पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है इन द ईयर 1968। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो A का 3 यानी कि A का 3 पता चल गया तो बाकी ऑप्शन अपने आप गलत हो गए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। अगर सिर्फ आपको राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी भी पता था ना तब भी आप ये क्वेश्चन कर ले जाते, ठीक है। आगे आते हैं। मैच द फॉलोइंग पीक्स और हाइट्स। चोटी और क्या बोलते हैं क्या क्या हाइट है वो पूछा गया। उससे पहले अच्छा थोड़ी सी यहाँ पे मैं और चीज़ आपको बताता हूँ। कुछ मंडल भी आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि आपके शिरोही मंडल। शिरोही मंडल के फाउंडर कौन थे, तो याद रखना गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट, ठीक है। ऐसे ही आपके करौली मंडल के त्रिलोक चंद्र माथुर हैं। जैसलमेर मंडल के मीठालाल व्यास हैं। और जो अलवर प्रजा मंडल है, अलवर प्रजा मंडल है वो उसके फाउंडर कौन है वो बताना चाहिए। तो दो नाम याद रखनी चाहिए, हरि नारायण शर्मा प्लस आपके हो जाएंगे कुंज बिहारी लाल मोदी, कुंज
बिहारी लाल मोदी। और ये कब बना था? इसका गठन हुआ था 1938। ठीक है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं यहाँ पे, तो रघुनाथगढ़, शेर, डोरा माउंटेन और गोकुंडा। तो देखो, रघुनाथगढ़ जो है वो इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की पीक। क्यों? क्योंकि ये जो आपके नॉर्दर्न अरावली रीजन है उसकी हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्दर्न अरावली रीजन। तो राजस्थान की कौन सी है हाईएस्ट पीक? तो उसका नाम है गुरु शिखर। ये भी आपको मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। और ये कहाँ पे देखने को मिलेगी? आपको देखने को मिलेगी शिखर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी है? तो इसकी हाइट है 1055 मीटर, ठीक है। शेर जो है ये आपकी देखने को मिलेगी सिरोही में, ठीक है। कहीं कहीं इसकी स्पेलिंग जो है SHER भी लिखा है, तो ये चीज़ आपको कंफ्यूज नहीं होना। सिरोही में देखने को मिलेगी और इसकी हाइट है 1597 मीटर। डोरा माउंटेन जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी हाइट याद रखनी है 869 और गोकुंडा की है 840। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा आपको कुछ और याद होनी चाहिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहीं पे मेंशन कर देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि राजस्थान की जो हाईएस्ट पीक है राजस्थान की, उसका नाम है गुरु शिखर, गुरु शिखर, ठीक है। कितनी हाइट है? 1722 मीटर, ठीक है। और ये कहाँ पे है? तो ये स्थित है आपकी माउंट आबू की पहाड़ियों में, सिरोही में, ठीक है। आपको और पता है जो माउंट आबू हैं इनको हिंदू ओलंपस बोला था। हिंदू ओलंपस जो माउंटेन है, ओलंपस जो माउंटेन है, हिंदू ओलंपस जो है वो एक इंसान ने बोला था, उस इंसान का नाम है जेम्स टॉड। ये क्वेश्चन भी रिसेंटली पूछा गया है, ठीक है। गुरु शिखर के बाद जो है आपकी आती है शेर 1597, फिर दिलवाड़ा जो सिरोही में है, इसकी है 1442, फिर जरगा 1431, फिर अचलगढ़ 1380, ठीक है। और फिर कुंभालगढ़, कुंभालगढ़ जो राजमंड में है, कितनी है? 1224, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप मेरी तरफ से ये इसको सर्च कीजिएगा कि जो हाईएस्ट, तो हमने बात करी लोएस्ट, बताइए मुझे लोएस्ट पीक ऑफ अरावली कौन सी होगी? अरावली कौन सी होगी? क्या नाम है उसका? ये आपको सर्च करना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आगे आते हैं, बूढ़ा पुष्कर, होकरा, जायल आर्कियोलॉजिकल साइट्स आर रिलेटेड टू विच पीरियड? तो बुढ़ा पुष्कर, होकरा या जायल, ये तीनों जो हैं ये किस, क्या बोलते हैं, काल से रिलेटेड है? चालकोलिथिक, न्यूलिथिक, पेलियोलिथिक और ब्रॉन्ज एज। तो पहली चीज़ तो ये कहाँ पे हैं ये पता होना चाहिए। तो ये आपको देखने को मिलेंगे अजमेर और नागौर वाले इलाके में, ठीक है। और यहाँ से क्या बरामद हुआ था? तो यहाँ से बरामद हुआ था स्टोन टूल्स, स्टोन टूल्स। तो जब स्टोन टूल की बात होगी तो आप समझेंगे कौन सी एज है, ये आपकी है पेलियोलिथिक। पेलियो मतलब स्टोन, लिथिक मतलब लिथिक मतलब स्टोन, पेलियो मतलब क्या होता है? एकदम से मेरे दिमाग से भी निकल रहा है, ठीक है। पेलियो मतलब पुराना, ठीक है। न्यूलिथिक मतलब नया, ठीक है। और इसको स्टोन एज भी बोलते हैं, ये आपको पता है। ऐसे ही पूरे राजस्थान की कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जिनको मैं लिस्ट करके लेके आया हूँ, ये आपको याद रखनी है। स्टोन एज से जो रिलेटेड साइट्स हैं वो आपकी 3 हैं, बागौड़, तिलवाड़ा और सोजत। बागौड़ जो भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में कोठाई रिवर पे, ये आपकी सबसे लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट है, लार्जेस्ट मेसोलिथिक, वन ऑफ द लार्जेस्ट है ये मेसोलिथिक साइट इन इंडिया, ठीक है। और यहाँ पे आपको
एनिमल डोमेस्टिकेशन देखने को मिला, एनिमल डोमेस्टिकेशन देखने को मिला, और प्रिमिटिव फार्मिंग के भी एविडेंस यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। प्रिमिटिव फार्मिंग के एविडेंस यहाँ से देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद दोनों याद, तिलवाड़ा और सोजा में इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी आपको याद रखनी है। ब्रॉन्ज एज की बात करें, जिस ब्रॉन्ज एज जो है इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन जिसे हम बोलते हैं, वहाँ की इंपॉर्टेंट साइट है कालीबंगान। कालीबंगान जो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, घग्गर नदी के किनारे है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कालीबंगान यानी काली चूड़ियाँ यहाँ पर देखने को मिली, काली बैंगल्स आपको प्राप्त हुई। सेकंड चीज़, फायर अल्टर्स यहाँ पर देखने को मिले, और मेरे ख्याल से आई थिंक 7 फायर अल्टर्स आपको देखने को मिले थे, और टाउन प्लानिंग के एविडेंस मिले। मतलब कैसे, तो यहाँ पे ग्रिड पैटर्न आपको देखने को मिला। ठीक है, मतलब कि इस तरह के कुछ ऐसे घर बने आपको मिले थे, मतलब कि 90 जो रोड है वो 90 डिग्री से कट हो रहा था, ये सब चीज़ आपको देखने को मिली थी। और कालीबंगान से आपको कैमल्स की बोन्स भी प्राप्त हुई थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। बरोड़ आपका श्रीगंगानगर में है, सोथी ये आपका बीकानेर में है। ठीक है, उसके बाद है चैलकुलिथिक जिसे हम कॉपर एज बोलते हैं। यहाँ आपके 3 कल्चर जो इंपॉर्टेंट है, ज्ञानेश्वर कल्चर, आहर बानस कल्चर और गिलुन कल्चर, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ये तीनों आपको देखने को मिलते हैं चैलकुलिथिक एज में। ज्ञानेश्वर जो है इसको मदर ऑफ कॉपर कल्चर भी बोलते हैं, मदर ऑफ चैलकुलिथिक साइट्स या फिर कॉपर साइट्स, चैलकुलिथिक साइट्स। और यहाँ से आपको मिले हैं कॉपर के आर्टिफैक्ट्स प्राप्त हुए। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, याद रहेगी। ठीक है, और ये कहाँ पे है, शिखर डिस्ट्रिक्ट में, कंथाली रिवर के किनारे है। उसकी बात आता है आयरन एज, अर्ली हिस्टोरिक या जिसको हम वैदिक एज भी बोलते हैं। इसकी जो साइट है वो है बैरात, नोर, रेड। रेड जो है आपकी यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपको 3000 पंचमार्क कॉइन्स देखने को मिले, पंचमार्क कॉइन्स प्राप्त हुए थे। ठीक है, सुनरी, नगरी, भीनमाल। नगरी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से रिलेटेड है आपका वैष्णव इंस्क्रिप्शन। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको पंचमार्क कॉइन्स यहाँ पे भी आपको देखने को मिलते हैं, पंचमार्क कॉइन्स आपको यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ साइट्स हैं जो इंपॉर्टेंट राजस्थान की, जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, और जो जो मैंने बताया है वो चीज़ याद होनी चाहिए। आते हैं आगे, राजस्थान वाटर सेक्टर लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना इज फाउंडेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। जीका जिसको हम बोलते हैं जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी, एशियन डेवलपमेंट बैंक या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एशियन डेवलपमेंट बैंक्स प्लस एशियन डेवलपमेंट बैंक्स, और या फिर जीका प्लस एडीबी। तो इसको जो फंड करता है वो करता है आपका जीका, सिर्फ जीका, जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का ग्रुप्स वो ग्रुप्स होती हैं जहाँ पे आपको एक गांव में याद होगा ना, जैसे 10 से 12 लोग मिलके जो है क्या बोलते हैं फंड रेज करते हैं, फिर एक को जरूरत होती है उसको दे देते हैं, ऐसे फिर वो बारी बारी जो है थोड़ा थोड़ा हर महीने सब मिलके थोड़ा थोड़ा डालते रहते हैं, फिर इकट्ठा एक को दे देते हैं, फिर ऐसे टर्न लेते हैं, फिर सबकी हेल्प होती है। ऐसी होती है कि जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप। ये भी छोटा समूह होता है, ये होता है 4 से 5 लोगों का समूह, और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होती है 10 से 12 का समूह होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, बस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वर द फर्स्ट टू एंटर इनटू सब्सिडियरी अलायंस विद द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सब्सिडियरी अलायंस में सबसे पहला स्टेट जो है वो कौन सा आया था? अच्छा, ये था क्या सब्सिडियरी अलायंस का, मैं थोड़ा सा मतलब समझा देता हूँ। एक्चुअल में क्या है, जब टीपू सुल्तान के साथ जो आखिरी युद्ध हुआ था ब्रिटिशर्स का, उसमें क्या है, एक्चुअली टीपू सुल्तान जो है वो फ्रेंच जो नेपोलियन थे उनसे कुछ संबंध बना रहे थे, और इसी चक्कर में उन्होंने जैकोबियन क्लब भी ज्वाइन कर लिया था, और फ्रेंच और ब्रिटिश की मतलब कि बनती नहीं थी। तो उनको ये लगने लगा कि ऐसे तो मतलब कि फ्रेंच आ जाएंगे इंडिया पे, है ना, मतलब
डर लगने लगा, तो उन्होंने वो लेके आए सब्सिडियरी अलायंस। ये किसी और का दिमाग था, पर इसको लेके आए थे वेलेस्ली, लेके आया था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। ठीक है, इसके अंडर क्या था, इसके अंडर था कि जैसे कोई राज्य है, ठीक है, जैसे कोई राज्य है तो उस जिसने अगर सब्सिडियरी अलायंस साइन कर लिया तो उसकी जो सेना है वो उसमें रहेंगे ब्रिटिशर्स, वो अपनी सेना नहीं रख सकता। सेकंड चीज़ क्या बोलते हैं, अगर उसको किसी से ट्रीटी साइन करनी है, किसी से हेल्प लेनी है, तो वो बिना ब्रिटिशर्स के पूछे नहीं ले सकता। ठीक है, जो आर्मी ब्रिटिशर्स की रहेगी उसकी सैलरी भी यही देंगे। तो ब्रिटिश इसमें इनका क्या फ़ायदा, इनका फ़ायदा ये है कि अगर इन पे अटैक होगा तो वो अटैक जो है ब्रिटिशर्स पे माना जाएगा और उसके लिए ब्रिटिशर्स जो है अपनी इनकी हेल्प करेगा। तो ये सब्सिडियरी अलायंस ट्रीटी थी जो सबसे पहले साइन की थी करौली ने। ठीक है, इन द ईयर 1817 अंडर द लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, ये चीज़ आपको याद नहीं है। ऐसे ही एक थी आपकी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या थी, इसको हम बोलते हैं हड़प नीति। ये लेके आया था डलहौजी। ठीक है, इसके हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, थोड़ी सी बात बताता हूँ बस। ये थी क्या, इसमें क्या था कि अगर किसी राजा का कोई वंशज नहीं है, कोई बेटा नहीं है, कोई मतलब समझ रहे हो वो नहीं है, तो ऐसा किंगडम जो है वो ऑटोमेटिकली जो है ब्रिटिश रूल के अंदर आ जाएगा, अगर नहीं है तो। और मतलब कि हैदराबाद वगैरह सब आ गए थे। और आपको पता है ना झांसी की रानी का भी वो जो रिवोल्ट वगैरह था सब कुछ क्यों था, क्योंकि उनकी भी कोई वो नहीं था, उसको भी इन्होंने अंडर ले लिया था ऐसा करके। बहुत मतलब पेचीदा थोड़ी सी स्टोरी है, इसको फिर कभी समझेंगे। अभी ये राजस्थान इस कंप्यूटर अनुदेशक से रिलेटेड भी नहीं है, बस याद रखना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो डलहौजी लेके आया था। ठीक है, तो यहीं पे जो है हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आई होप कि ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा हो, मीनिंगफुल रहा हो, काफ़ी कुछ आपने इससे सीखा हो। ऐसे ही मिलेंगे और सेशन के साथ जहाँ पे हम जो है और भी PYQ डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न। जो भी अब टेस्ट हुए हैं उनके हिसाब से भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, ताकि आप जो है जब एग्ज़ाम देने जाएँ तो आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हो कि हाँ ये क्वेश्चंस मैं आराम से कर लूँगा, पेपर में जो है आराम से निकाल लूँगा। ऐसी ही हमारी सीरीज़ है जिसमें हम जो है पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। पेपर 1 में आपको पता है जनरल स्टडीज़ हो गया, जनरल एबिलिटी हो गया और पेडागॉगी हो गया। वहीं पेपर 2 में कंप्यूटर साइंस प्लस पेडागॉगी है, तो हम दोनों की तैयारी करवा रहे हैं। और इसमें खासकर हम जो है PYQs ही डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि कौन से टॉपिक्स जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ज़्यादा टाइम बचा नहीं है कि आप सिलेबस पे पूरा ध्यान देंगे, तो आपको जो है स्मार्टली अपने आप को अपने स्ट्रैटेजीज को रीडिज़ाइन करना है, समझना है कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स आपके लिए हाई वेटेज वाले हैं, कौन से लो वेटेज वाले हैं। इसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। ठीक है, तो बस यही बताना था। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे सभी को।